हैं। एक बार फिर से बोलो बेटा, समझ नहीं आया। सर 2D में जो आपने करवाया है सर वही करना है, मतलब वो याद ही करनी है बस। अच्छा ठीक है सर। कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री की बात कर रहे हो ना? यस सर। हाँ, जितना कराया उतना बहुत है। ओके सर। नेक्स्ट इज योर बायनॉमियल थ्योरम। अब देखो पास्कल ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो इससे हम बड़े आराम से एक्सपेंशन लिख सकते हैं। x प्लस वाई टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई टू द पावर 1 इज इक्वल टू x प्लस वाई। x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो ये देखो ये आ जाएगा होल स्क्वायर वाला x स्क्वायर 2xy वाई स्क्वायर। क्यूब करेंगे तो 1331 आ जाएगा, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। तो इसी तरीके से हम सारे बना सकते हैं। तो इसी को अगर हम जनरलाइज कर दें x प्लस वाई की पावर n, तो ये एक्चुअली आपके जैसे ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 की सीरीज है ना? तो जैसे 4 है ये, तो ये है 4c0, ये है 4c1, ये है 4c2, ये है 4c3, ये 4c4। 5 की सीरीज होती तो 5c0 से 5c5 तक होता। तो n की सीरीज होगी तो nc0, nc1 x की एक पावर कम कर दो, y बढ़ा दो, nc2 x की एक पावर और कम कर दो, y का स्क्वायर कर दो, ऐसे कर करके ncr x की पावर n माइनस r, y की पावर r, n इसी तरह से लिख दीजिए लास्ट में ncn y to the power n. So this is your basic binomial expansion. नोट करो जल्दी से। यस सर कर लिया। डन सर। ओके, अब ना आप ऐसे सीरीज बनाओ, मैं एक एक करके बोलता जा रहा हूँ। x प्लस वाई की पावर n तो आपने निकाल लिया। अब बनाओ x माइनस वाई की पावर n, फिर निकालो इन दोनों का सम, फिर निकालो इन दोनों का डिफरेंस, फिर बनाओ 1 प्लस एक्स टू द पावर n, फिर 1 माइनस एक्स टू द पावर n, फिर इन दोनों का सम और इन दोनों का डिफरेंस। और फिर जब ये सब कुछ कर लो तो इनमें x इक्वल टू 1 रख के लास्ट 4 रिजल्ट्स और निकाल लीजिए। इतना काम जल्दी से करिए।
टोटल आपको 12 रिजल्ट निकालने हैं। ये 12 रिजल्ट आपको आगे काम आएंगे, मतलब इन्हीं 12 रिजल्ट्स पे बेस्ड है सारी सारी चीजें जो आप करेंगे। सर लास्ट में 1 क्या रखना है? लास्ट में ना जब ये 4 बना लोगे ना, तो इन चारों में x की जगह 1 रख के और 4 रिजल्ट जो बनेंगे फाइनाइट रिजल्ट्स वो बताने हैं। अच्छा ठीक है सर। यस सर हो गया। हो गया? यस सर। सबका हो गया भाई? देखो ये ऐसे कर करके cn x y to the power n हो जाएगा। यहाँ पे ऑल्टरनेट, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस ऐसे आएगा, और यहाँ पर टर्म जो आएगा लास्ट में वो आएगा -1 to the power n cn y to the power n। यहाँ पर आएंगे ट्वाइस ऑफ c0 x की पावर n प्लस c2 x की पावर n माइनस 2 y स्क्वायर ऐसे। यहाँ पर आएंगे ट्वाइस ऑफ c1 x to the power n minus 1 y, c3 x to the power n minus 3 y क्यूब एंड सो ऑन। इनके लास्ट टर्म नहीं लिखते क्योंकि n नहीं पता होता है हमको, ठीक है। अच्छा, अब जब 1 प्लस x की पावर n करोगे तो सीधा सीधा c0 प्लस c1 x प्लस c2 x स्क्वायर ऐसे कर करके cn x to the power n तक जाएगा। ये करोगे तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ पर वही आ जाएगा -1 to the power n cn x की पावर n।
ये करोगे तो ट्वाइस ऑफ C0 प्लस C2 x स्क्वायर प्लस C4 x टू द पावर 4 आ जाएगा, और ये करोगे तो ट्वाइस ऑफ C1 x प्लस C3 x क्यूब ऐसे करके आ जाएगा। जल्दी से चेक कर लीजिए, अगर नहीं किया नहीं हुआ है तो नोट कर लीजिए। तो सर वो लास्ट टाइम पता भी नहीं चलेगी मतलब? ये लास्ट टर्म बेटा तभी पता चलेगा ना जब n पता चलेगा। अच्छा ठीक है सर। अच्छा, अब जब हम इन चारों में x की जगह 1 रखेंगे तो हमें 4 बहुत काम के रिजल्ट मिलेंगे। बायनोमियल पीएनसी इधर उधर बहुत जगह काम आते हैं। पहला रिजल्ट C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू Cn इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। मतलब पूरी बायनोमियल सीरीज का सम जो होता है के कोफिशिएंट्स का सम जो होता है वो होता है 2 टू द पावर n हमेशा, ठीक है। और अगर ऑल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस इस तरह से चलेगा तो इसका वैल्यू 0 होगा, क्योंकि x जब यहाँ पे 1 रखोगे तो 0 बनाएगा, जब यहाँ 1 रखोगे तो 2 बनाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, C0 प्लस C2 प्लस C4 इनकी वैल्यू इज इक्वल टू C1 प्लस C3 प्लस C5 इनकी वैल्यू इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1, यानी आधा आधा। हेलो, हाँ जी, अच्छा ठीक है।
हो गया भैया? यस सर। Yes, sir. अच्छा अच्छा, अब देखो, सबसे पहले इन चीजों को थोड़ा सा छोड़ देते हैं और सबसे पहले हम टर्म बेस्ड कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो बना दिया एक ऐसा एक्सपेंशन बना दिया, एक्स स्क्वायर बाय रूट 3 माइनस 3 बाय एक्स होल टू द पावर 20। अब इसमें हमको फाइंड द फॉलोइंग, इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे आपके टर्म बेस्ड। पहला, नंबर ऑफ टर्म्स। सेकंड, जनरल टर्म। थर्ड टर्म। फोर्थ, थर्ड टर्म फ्रॉम एंड। फिफ्थ, इंडिपेंडेंट और कांस्टेंट टर्म। सिक्स्थ, मिडिल टर्म स्लैश टर्म्स। ये सब डिस्कस करना है, इसलिए उनमें सारी चॉइसेस डाल रहा हूं। सेवेंथ, टर्म कंटेनिंग x to the power 5, term containing x to the power minus 3, sum of all coefficients। ये 8-9 पार्ट करने, इसमें काफी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। एक काम कर लीजिए पहले आप, क्योंकि आपने बायनोमियल थ्योरम पढ़ा हुआ है, तो अगर आप ट्राई करना चाहो तो आप 2 मिनट पहले आप ट्राई कर लो, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा। मैं बताऊं कि आप लोग कर रहे हो? सर ट्राई कर रहे हैं।
हो गया भाई? सर चल रहा है सर। करो जल्दी जल्दी। यस सर करवा दो सर। हो गया? यस सर। देखो, इसमें मुझे 2-3 चीजें बतानी है बहुत इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट इम्पोर्टेंट तो ये हाँ, है कम। हाँ, अब देखो मैं एक एक करके बता रहा हूँ ये सारी चीजें। इससे आपके मतलब दिस विल कंप्लीट अबाउट 50% ऑफ योर बायनोमियल। आपका जो ये क्वेश्चन है ये 50% बायनोमियल कवर कर दे। सबसे पहले आता है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होता है, तो इसका मतलब इसका आंसर 21 है। सेकंड इज जनरल टर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिएगा। आपको जितना भी लगता है ना कि आपको इसके बारे में सब कुछ पता है, आप फिर भी इस पर ध्यान दीजिएगा। देखो, सबसे पहली बात, जनरल टर्म का जो नंबर होता है वो ऐसे होता है t ऑफ r+1। r+1 क्यों लिखते हैं? क्योंकि r की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और n तक जाती है, तो इसका मतलब टोटल n+1 टर्म्स होते हैं, जो हमने पहले बार में डिस्कस कर लिया। तो tr+1 जो होगा वो होगा 20cr x²/√3 to the power 20 minus r into -3/x to the power r. Now this is not sufficient। जो ये लिखा है ये sufficient नहीं है। इसके बाद जो करेंगे वो कंप्लीट करेगा इस आंसर को, क्योंकि हमें अगर इसके बाद कुछ भी करना पड़ा तो वो इस बात पे डिपेंडेंट होगा कि ये आपको ठीक से आता है। तो ये 20cr तो आप लिखा रहने दो, ठीक है। x की पावर 40 - 3r लिख रहा हूं।
शायद आप समझ गए होंगे। 20 माइनस 2r तो इधर ही बनेगा और माइनस r बनेगा इधर वाले टर्म में, क्योंकि यहाँ पर x डिनोमिनेटर में। एक -1 की पावर r पहले से बाहर लिख देते हैं इस माइनस को कवर करने के लिए। अब बचता है केवल ये वाला पार्ट। आई एम सॉरी, मैंने ना एक गलती करी है, इसको मैं पीछे लिखूंगा। हाँ, अब देखो यहां पर आता है 20 माइनस r/2 इसकी वजह से, बल्कि r माइनस 20/2, आई एम सॉरी, क्योंकि ये डिनोमिनेटर से ऊपर आ रहा है, ठीक है। r माइनस 20/2 और प्लस r, यानी ये हो जाएगा 3 टू द पावर 3r माइनस 20/2। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा है। देखो इसमें केवल जो ये है, दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट, और ये बात जो अब बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट थी। दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो अगर क्वेश्चन में बोला है द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ऑफ द 3 सक्सेसिव टर्म्स आर इन एपी, तो आपको केवल उस एनसीआर वाले पार्ट को लेना और कुछ नहीं लेना है। दूसरी चीज है इसमें coefficient, and coefficient covers the binomial coefficient as well as whatever is arbitrary or constant in the system. So this is called coefficient, and this entire thing is called a term. So you have to very carefully read the question. If you are making a mistake in reading the question or interpreting the question, then it's already over. If it's binomial coefficient, only consider NCR. If it's coefficient, consider everything else other than the variable part. And if it's term, then consider everything. Are you getting my point? Yes sir. Yes, sir. हाँ जी, ये बात बहुत केयरफुली ध्यान रखिएगा, इसके वजह से आंसर्स गलत आते हैं, क्वेश्चन इनकरेक्ट सॉल्व होते हैं या सॉल्व ही नहीं होते, हमारा टाइम खराब होता है, क्योंकि हम x को जबरदस्ती लिख लेते हैं, इसको जबरदस्ती लिख लेते हैं और उसके बाद सोचते रहते हैं इसको कैसे हटाएं, ये कहाँ जाएगा, तो वो सब चीजों में टाइम ही जाता है, बर्बादी होती है, इसलिए बहुत क्लैरिटी रखिएगा इस बात में। अच्छा, नाउ टेल मी व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन इज, आई थिंक मैंने T3 पूछा है। बेसिकली T3 इसलिए पूछा है आपको बताने के लिए कि R को 2 रखना है। ये समझ में आया? Yes, sir. Yes हाँ, sir. देखो कभी R की वैल्यू 2 आती है तो टर्म नंबर 3 है, और कभी टर्म नंबर 3 लिया तो R को 2 लेना है। ये बातें ध्यान रखिएगा, ये क्लियरली ध्यान रखिएगा। यही सब चीजों से कंफ्यूजन होता है बाइनोमियल में, सारी गलतियां जो होती है इन्हीं सब, अरे यार, इन्हीं सब बातों की वजह से होती है, तो ध्यान रखना ये। अच्छा, फिर फोर्थ पार्ट के लिए यहां पर मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, वो Tpth from end is Tn minus p plus 2th from start। ये लिख लीजिए फॉर्मूला फॉर द फोर्थ पार्ट। अब इसमें p की जगह 3 रख दीजिएगा, n की जगह व्हाटएवर 20 रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। n minus p plus 2th from start। पीछे से काउंट करने को आगे से काउंट के इक्विवेलेंट बनाने का तरीका है ये, बस और कुछ नहीं। समझ आया? Yes sir. हाँ, अगला अगला पार्ट क्या था बोलो? इंडिपेंडेंट टर्म। Independent or constant term. हाँ Yes, बेटा, sir. इंडिपेंडेंट टर्म तब होगा जब, इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि 40 माइनस 3r की वैल्यू 0 होनी चाहिए, यानी r की वैल्यू 40/3 होनी चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल, सो नो इंडिपेंडेंट टर्म। Yes sir.
Yes, sir. ठीक है, अगला क्या है क्वेश्चन? मिडिल टर्म। Middle term. Yes. अब मिडिल टर्म में देखिए दो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अगर n इवन है यानी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, तो देखो अगर ऑड होती है ना चीजें तो मिडिल टर्म एक होता है। तो देयर इज वन मिडिल टर्म एंड दैट मिडिल टर्म इज Tn/2 प्लस 1th टर्म। और अगर n ऑड हुआ तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे, और जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते हैं तो दो मिडिल टर्म होते हैं। तो मिडिल टर्म होंगे Tn+1/2th टर्म एंड Tn+3/2th टर्म। नोट कर लीजिए। सर ये ऑड वाले में यही होगा? हाँ, जब इवन n इवन होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे ना बेटा। अच्छा नहीं नहीं सर, हो गया ये सर, ठीक है। तो सर जैसे जो ये केस है इसमें 11th टर्म होगी ना मिडिल टर्म। हाँ सर जो ये केस है इसमें 11th टर्म होगी ना। हाँ, इसमें 11 टर्म होगी क्योंकि n इवन है। तो n इवन, अब सोचो 11th टर्म क्यों होगा? क्योंकि 11th टर्म के इधर 10 होंगे और इधर 10 होंगे, टोटल 21 टर्म्स है। यस सर। ये सब चीजें याद रखिएगा, क्वेश्चन में यूज होंगी। अच्छा हाँ, एक चीज और बता देता हूं, यहाँ पर नोट कर लीजिए, काम की बात है कि मिडिल टर्म कोफिशिएंट is the greatest binomial coefficient। समझ में आया? यानी ये मिडिल टर्म का कोफिशिएंट जो होगा वही सबसे बड़ा वैल्यू का बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा। हेलो, हाँ Yes, जी। sir. समझ आया? यस सर। जी सर. अब अगला पार्ट क्या है? सर अगला है सर term containing x to the power 5. क्या क्या क्या, फिर से बोलो। Term containing x raised to the power 5. बहुत, एक काम करो, x रेज़ टू पावर 5 की जगह पावर 4 कर दो। तो 40 - 3r को हमको 4 करना पड़ेगा। तो 40 - 3r को 4 यानी 3r की वैल्यू 36 यानी r की वैल्यू 12 यानी t13। आया समझ में? यस सर। तो मतलब उसको बस इक्वेट कर देना है ना? क्या कह रहे हो बेटा? तो मतलब सिर्फ इक्वेट कर देना है ना इसमें? हाँ और क्या, ये इसीलिए तो ये ऐसे सब फिल्टर कराया था। ये सब अलग अलग कराने का कॉन्सेप्ट Okay. क्या था कि हमको जब ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो ये हमारा फटाक से हो जाएगा। जी. सर हम हर क्वेश्चन में ऐसे कर ले, मतलब सेग्रीगेट कर लें इन सबको? हाँ, बेस्ट तो यही है कि सेग्रीगेट कर लीजिए। एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट करती है, नहीं तो वहां पे गलती हो सकती है। ओके सर। हाँ और बताओ। तो term containing x to the power -3. वो तो तो भी वही सेम कर लेंगे ना? जी. हाँ, अगला बोलो।
सर लास्ट है सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट। हाँ, अब ये देखिए, ये कहानी समझ लीजिए। यहाँ पर इनफैक्ट मैं आपको दो चीजें बता रहा हूँ और बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट है कॉम्पिटिटिव के हिसाब से। छोटी सी ट्रिक है ये। मैं आपको एक ही चीज में दो चीजें समझाता हूँ। देखो, अगर x+1 का होल क्यूब लिखा होता तो क्या होता? x³ + 3x² + 3x+1, राइट? अब Yes, अगर मैं आपसे ये कहता हूं इसके कोफिशिएंट्स का सम निकालो, तो इसके कोफिशिएंट्स है 1 + 3 + 3 + 1, यानी इनका सम है 8। और देखो, ये कोफिशिएंट्स का सम ऐसे भी निकाल सकते थे कि x को 1 रख देते तो ये हो जाता 2 का क्यूब 8। तो आपको सम ऑफ कोफिशिएंट्स निकालना है, तो आप क्या करोगे? फॉर सम ऑफ कोफिशिएंट्स पुट x = 1। समझ आया? yes sir. कहीं भी काम करेगा, कहीं भी किसी भी टाइप का एक्सपेंशन दे दे, ऐसा दे दे 2x + 3y + 4z होल टू द पावर 50, फाइंड सम ऑफ कोएफिशिएंट्स। कितना होगा बताओ? बोलो। 9 टू द पावर 50। 9 to the 50। Yes sir. इसे हम ऐसे भी कह सकते थे 3 टू द पावर 100। अब वो क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करते हैं, ये जो वैल्यू होगी इस पे कुछ क्वेश्चन और बना देंगे कि अगर इसको हम 7 से डिवाइड करें तो फिर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, ये आएगा, वो आएगा, ये सारी चीजें, इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये पार्ट जब तक आपको नहीं आता तब तक आप इस क्वेश्चन में प्रोसीड नहीं कर सकते। दूसरी चीज, ये नोट कर लिया आपने? सर बोलो बेटा। तो मतलब इसमें सिर्फ हमें x की वैल्यू 1 रख देनी है या फिर y की या फिर z की, और सम निकालना है उसका पूरा ना? हाँ हाँ, जितने वेरिएबल है सबको 1 कर दो। बेटा एक बात समझो ना, ये देखो मैं तुम्हें प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, बात समझो। अगर मान लो यहाँ पर 1 और लिखा होता, अब मैं तुमसे कहता कि इसके कोएफिशिएंट्स का सम निकालो, तो एक्चुअली तुम क्या करते मैं वो बता रहा हूँ। ये करते कि नहीं? Yes sir. मेंटली यही करते ना कि x को भूल जाते और सिर्फ कोएफिशिएंट जोड़ लेते। तो x को भूलने का तरीका क्या है मैथमेटिकली, सो दैट कोई और चीज खराब भी ना हो। देखो, भूलने का तरीका ये आप बोलो मैं x को 0 रख दूंगा, पर अगर आप x को 0 रखोगे तो ये सब भी तो गायब हो जाएंगे। समझ में आया? दैट Yes, एक्चुअली sir. ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट ट्रिक फॉर फाइंडिंग कांस्टेंट टर्म। मतलब किसी भी एक्सपेंशन में अगर कांस्टेंट टर्म निकालना है तो पुट x = 0। बट यहाँ पर एक छोटी सी लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है समझिए, जैसे यहाँ पर x डिनोमिनेटर में था तो यहाँ पर ये ट्रिक काम नहीं करेगी, इसके अलावा सब जगह करेगी। जहां पे डिनोमिनेटर में नहीं होगा वहां काम करेगी। जैसे मैं आपको बोलता हूँ 2x² + 3x - 1 होल टू द पावर 15, फाइंड कांस्टेंट टर्म। आप x को 0 रख दो, आंसर हो जाएगा -1 की पावर 15 यानी -1। और इसी में बोल देते फाइंड सम ऑफ कोएफिशिएंट्स, हो जाता 2 + 1 3 5 - 1 4, 4 टू द पावर 15 और 2 टू द पावर 30। दिस इज सम ऑफ कोएफिशिएंट्स। आया समझ में? एक बार वो फिर से बता दीजिए वो एग्जांपल। सम ऑफ कोएफिशिएंट्स हर जगह काम करेगा x = 1 रख के। कांस्टेंट टर्म में 0 रखने वाला कॉन्सेप्ट ऐसी जगह काम करेगा जहां x डिनोमिनेटर में ना हो। जहां x डिनोमिनेटर में होगा उसमें वो बाइनोमियल वाला कॉन्सेप्ट जो अभी पीछे सिखाया था वो यूज करना है। ओके समझे भैया? जी। Yes sir. हाँ, ये हो गया आपका सारा ये वाला डिस्कशन जिसमें हमने टर्म्स और ये सम ऑफ कोएफिशिएंट्स और ये सारा कुछ डिस्कस कर लिया। ये एक बहुत बड़ा पार्ट आपका बहुत शॉर्ट में कवर कराया मैंने, मैं सारी चीजें कवर करा दी। अब नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेटेस्ट टर्म। सर नाउ व्हाट इज द, हाँ जी कोई कुछ बोल रहा है? हाँ सर सर मैं बोल रहा था अगर पिछले वाले में सम ऑफ ऑल बाइनोमियल टर्म्स होता तो फिर बाइनोमियल कोफिशिएंट तो फिर किसमें? उसमें एनसीआर कर देते ना सिग्मा 0 हाँ से हाँ हाँ हाँ, ओके सर ठीक है। हाँ, ग्रेटेस्ट टर्म। अब ग्रेटेस्ट टर्म का कॉन्सेप्ट सबसे पहले एक बात समझिएगा।
आपको किसी भी फॉर्मेट में दिया जाए क्वेश्चन, मान लो ये दे दिया, बोला इसका ग्रेटेस्ट टर्म बताओ, तो सबसे पहला स्टेप जो होगा ना आपका, प्लीज ध्यान रखिएगा, पहला स्टेप विल बी टू कन्वर्ट इट इनटू, इसको मैं 2 की पावर 20 लिख रहा हूँ, 1 + 3x/2 होल टू द पावर 20 लिख रहा हूँ, यानी ये 1 + x की पावर n फॉर्म में होना चाहिए। सबसे पहली बात ये ग्रेटेस्ट टर्म का कॉन्सेप्ट ही आपका इस पे डिपेंडेंट है, क्योंकि इसका जो डेरिवेशन है वो भी इस पे डिपेंडेंट, मैं डेरिवेशन में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ रिजल्ट बताऊंगा आपको। अच्छा, यहाँ पर हो सकता है आपको गिवन हो x = 1/5 या ऐसा कुछ गिवन हो, मान लो लेट्स से गिवन है। अगर नहीं गिवन है तो आप x = 1 मान के चलेंगे जब जरूरत पड़ेगी, अगर गिवन है तो फिर आप वही x यूज करोगे जो गिवन होगा, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है यहाँ पर कि ग्रेटेस्ट टर्म का जो r होगा ना वो होगा n + 1 into x upon 1 + x। यहाँ पर r > n + 1 यानी हो जाएगा 20 + 1, और x जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3/2x, x is 1/5, तो इट विल बी 3/10। तो हम ये उठा के यहाँ पर रख देंगे, तो 1 + 3/10। अब r > कितना आया, 21 × 3, 63 upon 13, यानी r > 4.8 समथिंग। तो r का वैल्यू जो होगा ना आंसर वो होगा 4, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू दो पॉसिबिलिटी है। अगर ये खुद इंटीजर होता, जैसे आता r > 5, तो r की वैल्यू हम 4 और 5 लेते कि लेस देन भी है इक्वल टू भी है, पर r > 4.8 है, तो ये तो इंटीजर है नहीं, तो इक्वल टू नहीं ले सकते, तो r = 4 लोगे, यानी जो ग्रेटेस्ट टर्म होगा वो एक्चुअली T5 होगा, क्योंकि r 4 है। नोट करो जरा। सर ये x की वैल्यू दी होगी हमें? हाँ बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? सर ये x की वैल्यू दी होगी हमें? हाँ, क्वेश्चन में गिवन होती है भाई, बोला ना मैंने, क्वेश्चन में गिवन होती है, अगर बाय चांस गिवन ना हो तो फिर आपको उसको वो करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, यू विल हैव टू अज्यूम इट इक्वल टू 1। अच्छा, और सर ये हमने 4.8 से जब छोटा है तो 4 क्यों लिया, मतलब 3 क्यों लिया? और नहीं, एक ही ग्रेट, देखो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट में एक बात याद रखिएगा, मैंने बताया ना ग्रेटेस्ट टर्म जो होगा ना वो या तो 1 होगा या 2 होगा, वो ऑड और इवन का बस चक्कर रहेगा, समझ आया? 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू सेंटर पे ही होती है। नहीं सर, ये 4 क्यों किया, मतलब ये समझ, क्या कह रहे हो? 4.8 का 4 क्यों किया सर, ये समझ नहीं आया मतलब। अरे बेटा 4.8 से पहले इंटीजर कौन सा है? 4। तो बस 4 ही आंसर होगा ना, 4 थोड़ी ना ग्रेटेस्ट टर्म होंगे, ग्रेटेस्ट टर्म तो एक ही होगा ना। हाँ यस सर। तो एक कौन सा होगा जो इसके नियरेस्ट होगा, तो लेस देन इक्वल टू में नियरेस्ट कौन है, 4 है ना। अच्छा ठीक है सर। और अब जब आपको बनाना होगा तो बस उसका ग्रेटेस्ट टर्म बना दीजिएगा, जैसे वो एक्सपेंशन लिखा है उसमें T5 बनाना है आपको, ठीक है? यस सर। ठीक है जी, ये ना हमारा टर्म वाला काम खत्म हुआ है। अब नेक्स्ट क्लास में हमको सीरीज बेस्ड कॉन्सेप्ट सीखने हैं, तो वो हम कल सीखेंगे। अब आप लोगों की डेली क्लास है, आपको पता है ना, मतलब डेली मतलब 5 डेज। यस सर। तो कल हम आगे कंटिन्यू, आई थिंक कल आई ट्राई कि कल ही खत्म कर दूं, क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी कराना पड़ेगा, ठीक है? यस सर। सर कोई क्वेश्चंस वगैरह हो? हाँ, वो असाइनमेंट भेज देता हूँ तुम लोग को आज में। ओके सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू।